जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीए एमए प्राकृत एंड जैन स्टडी के रिजल्ट लग गए हैं और अब हमारे सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास हो गए हैं। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बहुत अभिनंदन करता है और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता है कि आपने पुरुषार्थ किया, आपने डिग्री भी प्राप्त कर ली है। तो बीए के भी सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एमए के भी सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। एमए सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर वालों का भी जो रिजल्ट लगा है उनको भी खूब खूब अनुमोदना, और थर्ड ईयर करके आप जल्द ही डिग्री प्राप्त करेंगे। तो ऐसे हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। और परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन सीख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। आज हमारा 40वां क्लास है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। ऐसे ही हमारे बीए एमए के प्राकृत एंड जैन स्टडी के एडमिशन चालू है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जल्द से जल्द एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करें और बीए और एमए की डिग्री प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिस ना करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सव साहुणम। एसु पंचनमोक्कारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्पार्थ सूत्र के तीसरे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तीसरा अध्ययन देख रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्ययन हमारा चल रहा है। तीसरे अध्ययन में मध्य लोक का वर्णन चल रहा है। मध्य लोक कैसा होता है, क्या है। कल हमने मध्य लोक की रचना देखी, मध्य लोक का विस्तार देखा, कितना बड़ा विस्तार है ये भी देखा, और मध्य लोक में क्या क्या बातें होती है, आकृति कैसे होती है मध्य लोक की, ये तीनों बातों को हमने व्यवस्थित रूप से देखा है और शायद आप लोगों को व्यवस्थित ध्यान में भी आ गया है। अब कल हम लोग देख रहे थे कि मध्य लोक में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में हमने देखा था बीच में मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के बाजू में पूरा महाविद्य क्षेत्र है। नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है, उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र है और बीच में और भी क्षेत्र है, हेमवत है, हिरण्यवत है, हरिवास है, रम्यकवास है। ये सारे क्षेत्र हमने देखे थे। अब ये जो जम्बू द्वीप है ये पूरा एक थाली के आकार का ऐसा पूरा राउंड है। जम्बू द्वीप इतना बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें
ऐसे बीच में क्षेत्रों की मर्यादा कौन करता है? क्षेत्र उसको कैसे, ये क्षेत्र भरत क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है, ये महाविद्य क्षेत्र है, ऐसा विभाजन करने वाला कौन होता है? विभाजन किसके द्वारा होता है? तो इसके लिए उन्होंने आगे का सूत्र दिया है कि उसका विभाजन कौन करता है। ये जो क्षेत्र है, 7 क्षेत्र हमने देखे थे। देवकुरु, उत्तर कुरु को उसी में गिना जाता है, उसको स्पेशल नहीं कहा जाता क्योंकि उसका महाविद्य क्षेत्र में ही उसका क्षेत्र है। हमने देखा था कल, मेरू पर्वत के आजू-बाजू में उत्तर बाजू में देवकुरु है, दक्षिण बाजू में दक्षिण बाजू में देवकुरु है और उत्तर बाजू में उत्तर कुरु है। तो ये देवकुरु, उत्तर कुरु का हमने वो छोटा-सा देख लिया था, पर ये जो बाकी 7 क्षेत्र हमने देखे थे, उनका विभाजन करने वाला कौन है? तो उसके विभाजन के लिए कहा है, आगे का जो सूत्र है, 11वां सूत्र है। पहले 10वें सूत्र में हमने सभी के नाम पढ़े थे। जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के नाम पढ़े थे। तत्र भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। इस प्रकार ये 7 क्षेत्रों के नाम हमने पढ़े थे। भरत क्षेत्र, हैमवत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत और ऐरावत। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को वर्ष भी कहते हैं, वर्षाः क्षेत्राणि। इन क्षेत्र का नाम वर्ष है, जैसे भारत वर्ष हम बोलते हैं ना, भारत वर्ष में ऐसा हुआ है, भारत वर्ष। फिर हेमवत वर्ष है, हरिवर्ष है, रम्यक वर्ष है, महाविदेह वर्ष है, हिरण्यवत वर्ष है और ऐरावत वर्ष है। ऐसे इनको वर्ष कहा जाता है, वर्ष भी इनका नाम है। तो ये जो 7 क्षेत्र है, उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाला 11वां सूत्र है, उसमें बताया है कि तद विभाजिनः पूर्वपरायता हिमवन, महाहिमवन, निषध, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वताः। ये ऐसे बड़े-बड़े पर्वत है, 6 प्रकार के पर्वत है। 6 पर्वतों के नाम बताए हैं और वे पर्वत क्या करते हैं, एक-एक क्षेत्र के बीच में वो बड़ा पर्वत आ जाता है, उस पर्वत के कारण से ये क्षेत्र अलग हो जाता है, उधर का क्षेत्र अलग हो जाता है, उसमें दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग फ्लैट वगैरह घर बाँधते हैं तो उसमें दीवार खड़ी करते हैं, दीवार खड़ी करने के कारण से 2 कक्षा अलग-अलग हो जाते हैं, 2 स्थान अलग-अलग हो जाते हैं, 2 घर अलग-अलग हो जाते हैं। वैसे यहाँ बड़े क्षेत्र जो है, उन क्षेत्रों के बीच में ऐसे पर्वत आ जाते हैं और उन पर्वतों के कारण से उसमें विभाजन हो जाता है। तो कौन से पर्वत है, क्या-क्या नाम है उनका? तद विभाजिनः, तद यानी उन क्षेत्रों को विभाजन करने वाले, पूर्व परायता मतलब पूर्व जो जो क्षेत्र कहे हैं, 7 क्षेत्र जो पड़े गए हैं, उनमें जो विभाजन करने वाले क्षेत्र हैं, वे हैं हिमवन, महाहिमवन, निषध, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वताः। ये 6 पर्वतों के नाम बताए हैं। हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, निषध पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। ऐसे जो पूर्व पश्चिम तक फैले हुए हैं, ऐसे पूर्व और पश्चिम तक पूरे क्षेत्र को उसने व्याप्त किया है और उसके 2 विभाजन किए हैं। अब कौन से पर्वत कौन से क्षेत्र को विभाजित करते हैं? उसमें कहा है कि भरत और हेमवत क्षेत्र, भरत और हेमवत के बीच में हिमवान पर्वत है, लघु हिमवान पर्वत जिसको कहते हैं, या चुल्ल हिमवान पर्वत भी कहते हैं, हिमवान पर्वत भी कहते हैं। तो दोनों तीनों नाम है उसके। मतलब भरत क्षेत्र जो है, कल हमने जो आकृति देखी थी, ये जो आकृति कल हमने देखी थी, इस आकृति में बताया गया है कि ये जो भरत क्षेत्र है, नीचे वाला जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र में अक्षर दिख रहे हैं क्या आपको? ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पर हिमवान पर्वत है। ये हिमवंत, चूल हिमवंत पर्वत ऐसा कुछ लिखा है शायद। तो ये हिमवान पर्वत है, ये हिमवान पर्वत के कारण से ये भरत क्षेत्र अलग हो गया है। इसका कक्षा अलग हो गया है। और फिर हेमवत, ये यहाँ पर हिमवान पर्वत के ऊपर ये बीच वाला जो है वो हेमवत क्षेत्र है। हेमवत क्षेत्र है,
और ये मतलब भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र के बीच में हिमवान पर्वत है। अब ये जो हेमवत पर क्षेत्र है, यहाँ पर हरिवर्ष क्षेत्र है। ये बीच वाला जो है ये हरिवर्ष क्षेत्र है। हेमवत और हरिवर्ष क्षेत्र के बीच में यहाँ महाहिमवान पर्वत है। ये बीच वाला जो पर्वत है वो महाहिमवान पर्वत है। उस पर्वत के वजह से इन दो क्षेत्र अलग अलग हो गए हैं। अब जो हरिवर्ष क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र और ये महाविदेह क्षेत्र, हरिवर्ष और महाविदेह क्षेत्र को बीच में विभाजित करने वाला, इस महाविदेह क्षेत्र का अलग कक्ष तैयार करने वाला निषद पर्वत है। यहाँ पर ये निषद पर्वत, निषद नाम का पर्वत है। इस पर्वत के कारण से हरिवर्ष क्षेत्र अलग हो गया और महाविदेह क्षेत्र अलग हो गया। अब महाविदेह क्षेत्र ये पूरा महाविदेह क्षेत्र है और यहाँ पर वापिस अब महाविदेह क्षेत्र को उत्तर भाग में महाविदेह क्षेत्र और यहाँ पर है रम्यक वर्ष है। तो इस रम्यक वर्ष के बीच में महाविदेह क्षेत्र और रम्यक वर्ष के बीच में यहाँ नील पर्वत है, नील नाम का पर्वत है यहाँ पर। अब रम्यक वर्ष और हैरण्यवत वर्ष, रम्यक वर्ष और हैरण्यवत वर्ष के बीच में एक और पर्वत है जिसका नाम है रुक्मी पर्वत। रुक्मी पर्वत, ये रुक्मी पर्वत है जिसके कारण से रम्यक वर्ष और हैरण्यवत वर्ष इन दोनों का विभाजन हुआ है, रुक्मी पर्वत है। और फिर रुक्मी ये जो हैरण्यवत क्षेत्र है, हैरण्यवत क्षेत्र और यहाँ पर है ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में वापिस इनका विभाजन करने वाला शिखरी पर्वत है। इसको शिखरी पर्वत कहते हैं। शिखरी पर्वत के कारण से ऐरावत क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्र दोनों के बीच में अंतर आ गया है, दोनों क्षेत्र अलग अलग हो गए हैं। इस प्रकार एक 6 क्षेत्र है, 6 पर्वत है, 6 पर्वतों के कारण से 7 विभाजन हुए हैं, 7 क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पर्वतों का यहाँ मतलब हम लोगों को लगता है कि अगर थाली के आकार का जम्बू द्वीप है तो उसमें ऐसे विभाजन कैसे किए जा सकते हैं, 7 क्षेत्र अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये 7 क्षेत्र अलग होते हैं। अब इन 7 क्षेत्रों में क्या होता है, जो हमारा भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के हमने देखे थे कल 6 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र पर, भरत क्षेत्र का जो राज्य भरत जो क्षेत्र है उसके ऊपर जब चक्रवर्ती राज्य करते हैं तो चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो 6 खंड यानी कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो इसके लिए कहा है कि ये जो नीचे वाला भरत क्षेत्र है, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन और ये बीच वाला जो विभाजन है, यहाँ पर पर्वत है, कौन सा पर्वत है, लघु हिमवान पर्वत, चिल्ल हिमवान पर्वत या लघु हिमवान पर्वत, ये बीच वाला लघु हिमवान पर्वत है। और इसके नीचे ये जो भरत क्षेत्र है, तो ये भरत क्षेत्र जो है इसके बीच में और एक लाइन है, हिमवान पर्वत और भरत क्षेत्र के बीच में और एक लाइन है। ये जो लाइन है ये वैताढ़्य पर्वत कहलाता है। मतलब इतने विभाग में ये जो अर्धचंद्राकार भरत क्षेत्र है, इतने भरत क्षेत्र को वापिस विभाजित करने वाला वैताढ़्य पर्वत है। तो वैताढ़्य पर्वत के कारण से वापिस 2 भाग उसके हो गए, भरत क्षेत्र के ही 2 भाग हो जाते हैं। फिर ये जो नीली ब्लू कलर की लाइन दिख रही है दोनों ओर से, तो ये जो यहाँ पर्वत है उस पर्वत में एक द्रह होता है, पद्म द्रह करके, द्रह यानी तालाब जैसा होता है, पर्वतों में पानी का जो द्रह होता है, तालाब होता है, वो ये पद्म द्रह होता है। और इस पद्म द्रह से 2 नदियां निकलती है, एक नदी है गंगा और एक नदी है सिंधु। गंगा और सिंधु 2 नदियां निकलती है, 2 नदियां पूरे क्षेत्र को ऐसा व्याप्त कर लेती है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, 2 नदियों के कारण से 3 विभाग हो गए, बीच में 2 नदियां आ गई ना, तो ये 1 2 3 विभाग हो गए। और 3 विभाग हुए और बीच में ये वैताढ़्य पर्वत है, इसलिए नीचे 3 विभाग और ऊपर 3 विभाग, ऐसे 6 खंड हो गए, 6 विभाग हो गए, एक भरत क्षेत्र के 6 विभाग हो गए। ध्यान में आ गया, ये पूरा भरत क्षेत्र है इतना, ये नीला जो है यहाँ से लेकर नीचे तक ये पूरा भरत क्षेत्र है। ये ऊपर हिमवान पर्वत है
बीच में वैताढ्य पर्वत है। वैताढ्य पर्वत के कारण से भरत क्षेत्र के 2 विभाग हो गए और फिर गंगा और सिंधु दोनों नदियों के कारण से 3-3 विभाग हो गए। तो ऐसे 6 भाग हो गए, इनको 6 खंड कहते हैं। तो जो चक्रवर्ती होते हैं वे इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और विजय प्राप्त करके पूरे भरत क्षेत्र पर वे अपना राज्य चलाते हैं। और जो वासुदेव होते हैं वे सिर्फ 3 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं। उत्तर विभाग के जो 3 खंड होते हैं, नीचे वाले जो 3 खंड हैं, उन 3 खंडों पर वे विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उनको अ अ, वासुदेव कहते हैं। और प्रति वासुदेव जो होते हैं वे दूसरे 3 खंडों पर राज्य प्राप्त कर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये 6 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड हुए। जैसे भरत क्षेत्र के हैं वैसे ही ऐरावत क्षेत्र के भी 6 खंड होते हैं। वहां पर भी बीच में पर्वत आता है और उस पर्वत के कारण से 2 विभाग उसके होते हैं। फिर 2 नदियां वहां पर भी बहती है। उन नदियों का नाम है रक्ता और रक्तोदा। रक्ता और रक्तोदा ऐसे 2 नदियां हैं और उन 2 नदियों के कारण से उस पे वहां पर भी 6 विभाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी 6 खंड होते हैं, अपने यहाँ भी 6 खंड होते हैं। तो ये बराबर बात एकदम क्लियर हो गई ना। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों का सब सेम होता है, सब बातें एकदम सेम होती है, कुछ भी उसमें फर्क नहीं होता है। फिर आगे अभी जो हम लोग कहते हैं कि 20 विहरमांझी वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमांझी विचर रहे हैं। विहरमांझी यानी वर्तमान काल के तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो वो 20 तीर्थंकर विराजमान है। तो महाविद्य क्षेत्र में है ऐसा हमने कहा था। तो अब महाविद्य क्षेत्र में है तो ये जम्बू द्वीप का जो महाविद्य क्षेत्र है। अब महाविद्य क्षेत्र जो होता है वो इतना बड़ा सारा क्षेत्र है, ये बड़ा सारा महाविद्य क्षेत्र है। तो इस महाविद्य क्षेत्र के क्या हो जाता है, 2 विभाग हो गए हैं। एक इस साइड का विभाग है, एक इस साइड का है। पूर्व महाविद्य, पश्चिम महाविद्य है, ऐसे 2 भाग हो गए। क्योंकि बीच में मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के आगे देवकुरु और उत्तर कुरु 2 क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर उनका दोनों का विभाजन हो गया, एक पूर्व महाविद्य और उत्तर महाविद्य। अब इन दोनों के बीच में भी 2 नदियां जाती है, एक सीता नदी है, एक सीतोदा नदी है। सीता और सीतोदा ऐसी 2 नदियां बीच में जाती है, बराबर बीच में, जो ब्लू लाइन है ना बीच वाली। तो इन 2 नदियों के कारण से इसके वापिस 2-2 विभाग हो जाते हैं। यहाँ पर मतलब इस साइड में 2 विभाग हुए नीचे और ऊपर, इस साइड में भी 2 विभाग हुए नीचे और ऊपर। और इसमें ये जो अलग-अलग भाग बताए हैं, 4 केसरी कलर के हैं, 4-3 इसके हैं, ब्लू कलर के हैं। तो ये जो विभाग है ये 8-8 विभाग होते हैं दोनों के। बीच में वापस उनके पर्वत वगैरह आते हैं और इसमें 8-8 क्षेत्र हो जाते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। ऐसे 32 क्षेत्र महाविद्य क्षेत्र के कहलाते हैं। ये स्पेशल एक-एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र हमें दिखने में यहाँ शॉर्ट में बताया है इसलिए छोटे-छोटे दिखते हैं, पर ये एक-एक क्षेत्र, एक-एक भरत क्षेत्र जितने बड़े होते हैं। हर एक क्षेत्र में 6-6 खंड होते हैं। हर एक क्षेत्र में 6 खंड मतलब चक्रवर्ती अगर हुए तो चक्रवर्ती 6 खंडों पर राज्य करके हर एक क्षेत्र को उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 32 महाविदेह के क्षेत्र कहे जाते हैं। एक महाविदेह के 32 क्षेत्र है और 32 क्षेत्र ऐसे बड़े-बड़े होते हैं। एक-एक भरतखंड के जैसे एक-एक क्षेत्र होते हैं। और इन 32 क्षेत्रों की ये विशेषता होती है कि इसमें से अब यहाँ पर अगर कोई तीर्थंकर या चक्रवर्ती या कोई वासुदेव एक खंड में हुआ है, तो दूसरे खंड में जा नहीं सकता क्योंकि बीच में उसका इतना बड़ा पर्वत होता है कि वे अपना क्षेत्र उल्लंघन कर दूसरे क्षेत्र में वे जा नहीं सकते। न तीर्थंकर जा सकते हैं, न चक्रवर्ती जा सकते हैं, न वासुदेव जा सकते हैं, कोई भी वहां पर जा नहीं सकता। हर एक क्षेत्र अपना-अपना स्वतंत्र होता है। तो अभी इस समय में ये जो जम्बू द्वीप का महाविद्य क्षेत्र है, इस महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर है। अभी इस महाविद्य क्षेत्र में सिर्फ 4 तीर्थंकर विराजमान हैं।
सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, ऐसे 4 तीर्थंकर यहाँ पर विराजमान है। वो 4 तीर्थंकर अभी कहाँ है? इतने 32 क्षेत्र है, 32 क्षेत्र में सिर्फ 4 ही स्थान पर कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं कि यहाँ से अगर शुरुआत करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां ये अंतिम क्षेत्र है। यहाँ 8वें क्षेत्र में एक तीर्थंकर होते हैं और 8 के बाद यहाँ 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा होता है। तो ये 8 में और 9 में इन 2 क्षेत्रों में 2 तीर्थंकर विराजमान हैं अभी। ये 2 में एक सिमंदर स्वामी, एक युगमिंदर स्वामी, ये दोनों यहाँ पर विराजमान हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक 16 हो गए, 16 के बाद ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ 24 तक, यहाँ 24वें स्थान पर एक तीर्थंकर विराजमान है और यहाँ से नीचे 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे क्षेत्र है। तो 24 और 25 इन दोनों क्षेत्रों में तीर्थंकर विराजमान है। यहाँ 8 और 9 में है, 8, 9, 24 और 25 ऐसे 4 स्थानों में 4 तीर्थंकर विराजमान है। बाकी के क्षेत्र सभी खाली है, वहां पर तीर्थंकर वगैरह नहीं है, पर ये 4 स्थानों में तीर्थंकर है। इस प्रकार जम्बू द्वीप के महाविदय क्षेत्र में 4 स्थानों में 4 तीर्थंकर विराजमान है। ये बात बराबर ध्यान में आ गई। तो तीर्थंकरों की संख्या यहाँ पर हमारी हो गई है। अब हम लोग आगे का सूत्र देख रहे हैं। आगे का जो सूत्र है 12वां सूत्र, उसमें कहा है द्विर्धातकी खंडे, द्विर्धातकी खंडे ऐसा सूत्र दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या है? द्वि यानी दुगुना, दो, डबल, द्वि यानी डबल होता है, दुगुना होता है। धातकी खंड यानी धातकी खंड द्वीप में सब दुगुना है। जैसे जम्बू द्वीप का वर्णन किया है, जम्बू द्वीप पे एक मेरु पर्वत है, एक महाविदय क्षेत्र है, एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, एक हेमवत है, एक ऐरावत है, एक हरिवास है, एक रम्यकवास है, सभी एक एक क्षेत्र है। जम्बू द्वीप में सभी एक एक क्षेत्र है। तो इससे दुगुने धातकी खंड द्वीप में क्षेत्र है। अब धातकी खंड द्वीप में दुगुने कैसे है? तो पहले हमने देखा कि मेरु जम्बू द्वीप जो है वो 1,00,000 योजन का है। उसकी परिधि कितनी है? 1,00,000 योजन की जम्बू द्वीप की परिधि है। और जम्बू द्वीप को पूरा घेरे हुए लवण समुद्र है। उस लवण समुद्र की परिधि कितनी है? 2,00,000 योजन की है। 2,00,000 योजन की पूरी परिधि जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र की है, जो पूरा जलमय है। और लवण समुद्र के बाहर वापिस लवण समुद्र को घेरे हुए धातकी खंड द्वीप है। धातकी खंड कहते हैं उसको, धातकी खंड। धातकी खंड द्वीप जो है वो लवण समुद्र से डबल है, मतलब 4,00,000 योजन का है ना? 4,00,000 योजन का लवण समुद्र से आगे धातकी खंड द्वीप है। अब ये जो धातकी खंड जो द्वीप है, उस धातकी खंड द्वीप के दोनों ओर, मतलब पूर्व और पश्चिम में दोनों ओर पर 2 मेरु पर्वत है। 2 मेरु पर्वत है। जैसे मध्य में जम्बू द्वीप के मध्य में एक मेरु पर्वत था, थाली का आकार था, और उसके मध्य भाग में एक मेरु पर्वत था। वैसे धातकी खंड जो द्वीप है, अब वो इसका विस्तार इतना बड़ा है, 4-4 लाख योजन का है। ये तो 1 ही लाख योजन का था, वो 4,00,000 योजन का है। तो बहुत बड़ा विस्तार उसका है। तो उस विस्तार के मध्यवर्ती स्थान में, एक इस स्थान में भी और इस बाजू में भी, दोनों ओर 2 मेरु पर्वत है। क्योंकि जम्बू द्वीप से सब दुगुना है ना, द्विर्धातकी खंड है, 2-2 है ना सब वहां। तो 2 मेरु पर्वत है। अब 2 मेरु पर्वत है तो फिर 2 महाविदय क्षेत्र हो जाते हैं। इधर भी महाविदय क्षेत्र है, इधर भी महाविदय क्षेत्र है, दोनों ओर महाविदय क्षेत्र आ जाते हैं। अब दोनों ओर महाविदय क्षेत्र आए तो 2 भरत क्षेत्र हो गए, 2 ऐरावत क्षेत्र हो गए। इधर से मतलब अब वो राउंड में आएगा, राउंड में आएगा। यहाँ पर महाविदय क्षेत्र है, यहाँ पर महाविदय क्षेत्र है। फिर नीचे उतरते हुए यहाँ इधर भरत क्षेत्र है, ये इस साइड का इधर भरत क्षेत्र है, उस साइड का ऊपर ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ ऐरावत क्षेत्र है। जैसा जम्बू द्वीप में है वैसा ही वहां है, पर वहां सब डबल डबल है, 2-2 है।
तो दो दो होने के कारण से क्या हो गया, ये दो मेरु पर्वत, अब उस वहां के मेरु पर्वत जो है, धातकी खंड के जो मेरु पर्वत है, जो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है वो 1 लाख योजन का है, हमने कल देखा था। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 लाख योजन की मेरु पर्वत की ऊंचाई है। पर धातकी खंड के जो मेरु पर्वत है उसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो जाती है, इस 1 लाख से थोड़ी सी कम हो जाती है, वहां 84,000 योजन की उसकी ऊंचाई है। मेरु पर्वत की जो दोनों मेरु पर्वत है ना, दोनों मेरु पर्वतों की ऊंचाई 84,000 योजन की है। उन दोनों मेरु पर्वतों के नाम भी अलग अलग है। यहाँ का जो मेरु पर्वत है जम्बू द्वीप का, उसको सुदर्शन मेरु पर्वत कहते हैं, सुदर्शन मेरु पर्वत कहते हैं। और धातकी खंड के पूर्व का जो मेरु पर्वत है, पूर्व साइड के, पूर्व के बाजू में जो मेरु पर्वत है उसका नाम है विद्युन्माली मेरु मेरु पर्वत। विद्युन्माली मेरु पर्वत पूर्व का जो है वो विद्युन्माली मेरु पर्वत है। और पश्चिम में जो मेरु पर्वत है, पश्चिम साइड में जो मेरु पर्वत है उसका नाम है विजय मेरु पर्वत। विजय मेरु पर्वत, तो मतलब उसके नाम अलग अलग है, सुदर्शन मेरु पर्वत, विद्युन्माली मेरु पर्वत और विजय मेरु पर्वत, ऐसे मेरु पर्वतों के नाम हैं। सिर्फ पर्वतों के नाम अलग है, मेरु पर्वत के नाम अलग अलग है, पर बाकी सब सेम है। जैसे भरत क्षेत्र यहाँ है वैसे वहां पर भी है, सिर्फ यहाँ से डबल डबल है, सभी दो दो है। महाविद्य क्षेत्र है, फिर हेमवत क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु सब सेम है, पर सभी डबल डबल है, वहाँ सभी दो दो, इस साइड में भी है इस साइड में भी है, ऐसे डबल डबल वहां पर है। इसलिए कहा कि वीर धातकी खंडे, यानी धातकी खंड में सब दो दो है। अब जैसे धातकी खंड पूरी रचना जैसे जम्बू द्वीप की है वैसे की वैसी सेम रचना वहां पर भी होती है। मेरु पर्वत के पूर्व पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र होता है। तो महाविद्य क्षेत्र के जैसे मेरु पर्वत में 32 जम्बू द्वीप में जैसे 32 क्षेत्र है, 32 महाविद्य के 32 क्षेत्र है, 2 विभाग हो जाते हैं, दोनों विभाग में 8-8 वापिस होते हैं, ऐसे 16-16 के 8-8 वापिस, ऊपर 8 नीचे 8 ऐसे होते, बीच में सीतोदा नदी होती है और वो विभाग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 32 विजय है, उसको विजय बोलते हैं, 32 विजय होते हैं। महाविद्य क्षेत्र के जैसे यहाँ पर जम्बू द्वीप में 32 विजय है, वैसे धातकी खंड द्वीप के पूर्व महाविद्य क्षेत्र में भी 32 विजय है और पश्चिम वाले महाविद्य क्षेत्र में भी 32 विजय होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 4 तीर्थंकर है 8वें, 9वें, 23वें, 24वें और 25वें क्षेत्र में, जैसे 4 तीर्थंकर यहाँ है वैसे ही सेम वहां पर भी 8वें, 9वें, 25वें और 24वें और 25वें में 4 तीर्थंकर है। इधर भी वापस पूर्व में भी 4 है, पश्चिम में भी 4 है, मतलब कितने तीर्थंकर हो गए, 12 तीर्थंकर हो गए। इधर के 4, उधर के 4 और बीच वाले 4, जम्बू द्वीप के 4, धातकी खंड के पूर्व के 4, पश्चिम के 4, इस प्रकार 12 तीर्थंकर हो गए। तो ऐसे 12 तीर्थंकर है और सब पूरा सेम है, पर यहाँ जो है उससे दुगुना है। यहाँ हमने 3 कर्म भूमि देखी थी, भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, 3 कर्म भूमि देखी थी, और बाकी देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवास, रम्यकवास, ये सारे कर्म भूमिया, अकर्म भूमिया देखी थी, भोग भूमिया देखी थी, 6 भोग भूमि यहाँ पर देखी थी। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि है। तो सेम वैसे ही जम्बू द्वीप में जैसे 6 भोग भूमि है, वैसे पूर्व महाविद्य क्षेत्र में भी 6 है और पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में भी 6 है। तो ऐसे 12 वहां पर भोग भूमि हो गई। हमारे यहाँ 6 है, वहां 12 हो गई, है ना, 12 और 6 18 भोग भूमिया हो गई। और 3 कर्म भूमि की 3 है, भरत, महाविद्य, ऐरावत, ऐसे 3 जम्बू द्वीप में है। तो धातकी खंड द्वीप की पूर्व की 3 है, पश्चिम की भी 3 है, तो वो 6 हो गई। कर्म भूमि वहां 6 है, यहाँ पर 3 है। अकर्म भूमि यहाँ पर 6 है, वहां पर 12 है, सब डबल है ना, यहाँ से वहां, यहाँ 3 है तो वहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो वहाँ 12 है। तो इस प्रकार कर्म भूमि और अकर्म भूमि हमने देखी है।
अब ये जो धातकी खंड द्वीप है, धातकी खंड द्वीप के 4 लाख योजन का धातकी खंड द्वीप हो गया। तो इस धातकी खंड द्वीप को घेरने वाला कालोदधी समुद्र है। उसके आगे समुद्र है। जैसे लवण समुद्र ने जम्बू द्वीप को घेरा है, वैसे कालोदरी समुद्र ने धातकी खंड द्वीप द्वीप को घेरा हुआ है। तो वो 8 लाख योजन का हो गया, जो कालोदरी समुद्र है। क्योंकि हमने कल देखा था विस्तंभाः, द्विर परिक्षेपिणो विस्तंभाः, ऐसा हमने कल सूत्र देखा था ना। द्विर विस्तंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। सब दुगुना 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 आगे आगे होता जाता है। तो 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख योजन का धातकी खंड द्वीप, 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र। तो चारों ओर से 8 लाख योजन का पूरा कालोदधी समुद्र घेरा हुआ है। अब कालोदधी समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप आता है। पुष्कर द्वीप, अब ये पुष्कर द्वीप कितने लाख योजन का है? वो 8 से 16, 8 दूने 16 लाख योजन का है। 16 लाख योजन का पूरा पुष्कर द्वीप है। आया ध्यान में? 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। पर होता क्या है, जो 16 लाख योजन का है, ए हाँ जी, तो 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। जो 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है ना, तो वो पुष्कर द्वीप बहुत सारा लंबा चौड़ा, इतना 16 लाख योजन का है। तो उसके 8 लाख योजन पर, बराबर 8 लाख बीचों बीच 8 लाख योजन के अंदर पूरा एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। ये मानुषोत्तर पर्वत क्या करता है, उस पुष्कर द्वीप के 2 विभाग कर देता है। पुष्कर द्वीप जो है उसके 2 विभाग कर देता है। बराबर 8 लाख योजन के बीच में वो बराबर वो बड़ा सारा पर्वत आता है। उसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। मानुषोत्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि उस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही मनुष्य रहते हैं। उसके बाहर कोई मनुष्य जा नहीं सकते। मनुष्य का जन्म मरण जो होता है वो अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो पुष्कर द्वीप जो है, पूरा पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का है। पर मानुषोत्तर पर्वत के कारण से वो आधा ही लिया जाता है। आधा ही मनुष्य क्षेत्र में आता है, उसके आगे का मनुष्य क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए उसको आधा ही गिनना पड़ता है। इसलिए उसको पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। पुष्करार्ध या अर्ध पुष्कर द्वीप, दोनों नाम चलते हैं। अर्ध पुष्कर भी कहते हैं या पुष्करार्ध भी कहते हैं। तो मतलब हम लोग जो 2.5 द्वीप बोलते हैं ना, 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में श्रावक श्राविका दान देवे शील पाले, जो प्रतिक्रमण में बोलते हैं पाटे, तो उसमें 2.5 द्वीप आता है। 2.5 द्वीप यानी क्या, एक तो जम्बू द्वीप हो गया, दूसरा धातकी खंड द्वीप हो गया, और ये जो पुष्कर द्वीप है ये आधा पुष्कर है, अर्ध पुष्कर द्वीप है। तो ये आधा हो गया, मतलब 2.5 द्वीप हो गए, 2 और ये आधा, ऐसे 2.5 द्वीप हो गए। तो इस 2.5 द्वीप में सभी मनुष्य क्षेत्र, इसको मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। 2.5 द्वीप को मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ही जम्बू द्वीप में या धातकी खंड में या पुष्करार्ध द्वीप में, ये 3 स्थानों पर ही मनुष्य का जन्म होता है। इन 2.5 द्वीपों में ही मनुष्य जन्म लेता है, या जन्म मृत्यु जो भी है मनुष्य क्षेत्र ही इसको कहते हैं। तो अब जैसे हमने
धात्की खंड द्वीप में देखा था कि सब पूरा जम्बू द्वीप से दुगुना वहां पर है ना। तो वैसे ही आगे का जो सूत्र है 13वां, उस सूत्र में कहा है पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च। पहले क्या कहा, द्विर्धातकी खंडे, द्विर्घ धातकी खंडे यानी धातकी खंड में सब कुछ डबल है, दुगुना है। जम्बू द्वीप से सब कुछ दुगुना धातकी खंड द्वीप में है। वैसे ही पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध जो द्वीप है उसमें भी सेम धातकी खंड द्वीप जैसा है। वैसे ही वहां पर भी दो मेरु पर्वत है, एक उत्तर में एक दक्षिण में, या पूर्व में या पश्चिम में, दो मेरु पर्वत है। दो मेरु पर्वतों के पास दो महाविद्य क्षेत्र है, फिर नीचे आकर दो भरत क्षेत्र है, ऊपर जाकर दोनों ऐरावत क्षेत्र है। फिर बाकी भी सभी क्षेत्र जैसे यहाँ पर है जम्बू द्वीप में जैसे है, वैसे ही धात्की खंड द्वीप में दो दो है, वैसे ही दो दो पुष्करार्ध द्वीप में भी है। तो पुष्करार्ध द्वीप के भी जो जो दो मेरु पर्वत है वो भी जैसे धात्की खंड द्वीप के है 84,000 योजन ऊंचे वाले जो है, वैसे ही उनकी भी हाइट 84,000 योजन की है। मतलब सिर्फ मेरु पर्वत जम्बू द्वीप का जो है वो 1 लाख योजन का है, और ये बाकी के चारों मेरु पर्वत कैसे है, 84,000 योजन वाले हैं। सेम चारों की सेम हाइट होती है। और उसमें अब क्या होता है, पूर्व पुष्करार्ध द्वीप जो है, पूर्व पुष्करार्ध द्वीप का जो मेरु पर्वत है उसका नाम है अचल मेरु पर्वत। अचल मेरु पर्वत है पूर्व पुष्करार्ध द्वीप का। और उत्तर पश्चिम उत्तर पुष्करार्ध जो द्वीप है उसका जो मेरु पर्वत है उसका नाम है मंदर मेरु पर्वत। मंदर मेरु पर्वत यानी अचल मेरु पर्वत और मंदर मेरु पर्वत, ये पुष्करार्ध द्वीप के दोनों मेरु पर्वत है। इन दोनों मेरु पर्वतों के पास वापिस दो दो महाविद्य क्षेत्र है, दोनों ओर दो महाविद्य क्षेत्र है। तो उन महाविद्य क्षेत्र की भी रचना वैसी ही है, जैसे यहाँ पर 32 विजय हमने देखे थे, वैसे ही 32 विजय पूर्व में है, 32 विजय पश्चिम में है, दोनों ओर 32-32 विजय है। जैसे यहाँ पर 8वें 9 में 24 और 25वें विजय में तीर्थंकर हुए हैं, वैसे वहां पर भी 8, 9, 24, 25, 8, 9, 24, 25 ऐसे 4-4 वहां पर भी तीर्थंकर हुए हैं। मतलब 4 और 4 8 तीर्थंकर वहां पर है पुष्करार्ध द्वीप में, 8 तीर्थंकर धात्की खंड द्वीप में है, और जम्बू द्वीप के 4 तीर्थंकर हैं। ऐसे कितने हो गए, पूरे 20 तीर्थंकर हुए, 20 तीर्थंकर बराबर हो गए। तो ऐसे 20 तीर्थंकर 20 विहरमान जी महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं, ऐसा जो हम कहते हैं। तो पांचों महाविदेह क्षेत्र मिलकर 20 विहरमान जी विचरण करते हैं। और ये विहरमान जी यानी वर्तमान में जो तीर्थंकर है, विचरण करने वाले अभी जो तीर्थंकर है उनको विहरमान कहते हैं। तो ये विहरमान महाविदेह क्षेत्र में अभी रह रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वर्तमान में जो तीर्थंकर है वो महाविदेह क्षेत्र के हैं, और उन महाविदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की हम आज्ञा लेते हैं। सिमंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा, ऐसा जो हम बोलते हैं। तो ये सिमंदर भगवान, क्योंकि ये सिमंदर भगवान का ही नाम क्यों लेते हैं हम, क्योंकि वे पहले तीर्थंकर है एक तो, और दूसरी बात वो हमारे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के नजदीक में पहले वो ही है। मतलब नजदीक के तीर्थंकर सिमंदर भगवान हैं। 8वें महाविदेह में जो है वो हमारे भरत क्षेत्र से नजदीक में है सिमंदर भगवान। दूसरी बात, सिमंदर भगवान उनके अभी जो वहां पर तीर्थंकर बने हुए हैं, इसके पूर्व भव में वे महाविदेह क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया हुआ था। महाविदेह क्षेत्र से निकलकर वे वहां पर महाविदेह नहीं, सॉरी, भरत क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया था, और भरत क्षेत्र से निकलकर वे महाविदेह क्षेत्र में गए हैं, वहां पर वो तीर्थंकर बने हैं। इसलिए भरत क्षेत्र के साथ उनका कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर उन्होंने साधना की हुई है, भरत क्षेत्र में वो रहे हुए हैं। इसलिए हम लोग सिमंदर भगवान का इतनी साधना भी करते हैं, उनको याद भी करते हैं, और उनकी आज्ञा भी लेते हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र पर उनकी विशेष कृपा है। तो ऐसे 20 विहरमान हो गए हैं। 20 विहरमान, पांचों महाविदेह क्षेत्र में 4-4 विहरमान होते हैं, ऐसे 20 विहरमान जी अभी विद्यमान हैं।
और कभी कभी क्या होता है, हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 170 देवाधिदेव जी, है ना, 170 देवाधिदेव जी कहते हैं। तो 170 तीर्थंकर, देवाधिदेव यानी तीर्थंकर, तो उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं। तो कैसे उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर कैसे होंगे? अब महावीर क्षेत्र तो 32 है और जगह 20 कहा है हमने, अभी चारों हर एक इसमें 4-4 तीर्थंकर है, इसलिए 20 हो गए हैं। पर एक काल ऐसा भी आता है कभी कभी बहुत ज्यादा पुण्यवाणी का उदय जब रहता है, संपूर्ण जगत की, विश्व की पुण्यवाणी जब जागृत हो जाती है, तो एक काल ऐसा आता है, उस समय क्या होता है, 5 भारत क्षेत्र हो गए, पांचों भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, पांचों भरत क्षेत्र और पांचों ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर रहते हैं। तीर्थंकर का चौथा आरा वहां पर है, इसलिए वहां पर तीर्थंकर रहते हैं। और जो 5 महाविद्य क्षेत्र है, पांचों महाविद्य क्षेत्र के 32 क्षेत्र है, उन 32 क्षेत्रों में हर एक क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उस समय हर एक क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं। तो अब 32 के पांचों महाविद्य क्षेत्र के 32 क्षेत्र में तीर्थंकर है, तो सब 32 गुना 5 कितने हो जाते हैं, 160 तीर्थंकर हो गए हैं। 32 गुणे 5 किया तो 160 तीर्थंकर उसमें हो जाते हैं। वे 160 और 5 महाविद्य क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र के, 5 ऐरावत क्षेत्र के, ये 10 कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर विराजित हो सकते हैं। तो ऐसे 170 तीर्थंकर हमारे आदिनाथ भगवान के समय हुए थे, आदिनाथ नहीं सॉरी अजितनाथ भगवान के समय में। जो हमारे दूसरे तीर्थंकर है अजितनाथ भगवान, उन अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर विराजमान हुए थे। इतना ज्यादा पुण्यवाणी का जोर था उस समय, इतना ज्यादा पुण्यवाणी का वातावरण चारों ओर था, सभी ओर तीर्थंकर ही तीर्थंकर विराजित थे। तो ऐसे चारों ओर जब तीर्थंकर होते हैं तो ऐसे 170 उत्कृष्ट तीर्थंकर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा है कि जम्बूद्वीप जैसे जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमि है, 6 अकर्म भूमि है ना, 3 कर्म भूमि है, 6 अकर्म भूमि है, 1 मेरु पर्वत है। ऐसे धातकी खंड द्वीप में 2 मेरु पर्वत है, 6 कर्म भूमि है और 12 अकर्म भूमि है। 6 कर्म भूमि और 12 अकर्म भूमि है। और पुष्करार्ध जो द्वीप है, उस पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 मेरु पर्वत है, वहां पर भी 6 कर्म भूमि है और 12 अकर्म भूमि है। आया ध्यान में? तो मतलब हम लोग जो 15 कर्म भूमि कहते हैं, तो 15 कर्म भूमि यानी जम्बू द्वीप की 3, पुष्करार्ध द्वीप की 6 और धातकी खंड द्वीप की 6, 6 दूने 12 और ये 3, 15 कर्म भूमि हो जाती है। मतलब 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 महाविद्य क्षेत्र, ऐसे 15 कर्म भूमि के क्षेत्र हो गए। और 6 यहाँ की अकर्म भूमि, 12 वहां के धातकी खंड की 12 और पुष्करार्ध की 12, 12 दूना 24 और एक 6 मिलकर 30 अकर्म भूमि हो जाती है। तो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, ऐसे मनुष्य के विभाग यहाँ पर हमने देखे हैं। तो इस प्रकार 5 महाविद्य, 5 मेरु पर्वत है, 5 मेरु पर्वत के नाम हमने देखे हैं। जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है जिसका नाम है सुदर्शन। पूर्व धातकी खंड द्वीप का जो मेरु पर्वत है उसका नाम विद्युन्माली है। पश्चिम धातकी खंड द्वीप है उसका नाम है विजय, विजय मेरु पर्वत। फिर पूर्व पुष्करार्ध द्वीप का जो है उसका नाम है अचल मेरु पर्वत, और पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप है उसका नाम है मंदर मेरु पर्वत। इस प्रकार 5 मेरु पर्वत हुए।
और जो मानुष्योत्तर पर्वत है, उस मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर ही मनुष्य रहते हैं। मनुष्य का जन्म वहाँ होता है, मृत्यु भी वहाँ होती है। सब मनुष्य का जीवन, उसको मनुष्य लोक ही कहते हैं। मनुष्य का लोक सिर्फ 2.5 द्वीप प्रमाण ही है, वहाँ पर ही है। अब 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो जा सकता है, पर कौन जा सकता है? जो कोई विशेष लब्धि वाला हो, लब्धि संपन्न होते हैं, जो आकाशगामिनी विद्या जानते हैं, या किसी के पास इतनी लब्धि होती है कि वो चाहे जहाँ जा सकते हैं। वैक्रिय लब्धि है, आहारक लब्धि है, ऐसे अलग अलग प्रकार की लब्धियां जिनके पास है, तो वो जा सकते हैं। लब्धि संपन्न मुनिराज या लब्धि संपन्न व्यक्ति जा सकता है। दूसरी बात, अगर किसी देवता ने मनुष्य का संहरण किया, यानी किडनैप कर लिया, मनुष्य को लेकर, कोई शत्रु देवता होते हैं, कोई मित्र देवता होते हैं, तो शत्रु देवता भी किडनैप कर सकता है, मित्र देवता भी ले जा सकता है। कहीं दूसरी जगह पर मतलब नंदीश्वर द्वीप वगैरह जो द्वीप है, वहां पर अगर कोई महोत्सव है, तो उस महोत्सव में अपने मित्र देवता किसी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। तो वहां पर वो जा सकते हैं, उनके द्वारा वो वहां पर पहुंच सकते हैं, पर वहां पर रह नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वहां का काम निपटने के वापिस अपने स्थान पर उनको आना पड़ता है। तो कोई लब्धि संपन्न है, कोई विद्या संपन्न होते हैं, विशेष प्रकार की कोई विद्या जिसके पास होती है, तो उस विद्या के माध्यम से भी वो जा सकते हैं, लब्धि के माध्यम से जा सकते हैं, या कोई संहरण करता है या किडनैप करता है तो भी वो ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार 3 कारणों से वे मनुष्य लोक को छोड़कर मनुष्य बाहर जा सकते हैं, पर वहां पर रह नहीं सकते। जाने के बाद वापिस उनको अपने क्षेत्र में आना पड़ता है। तो ये पूरा मनुष्य क्षेत्र है, 2.5 द्वीप का प्रमाण है। अब ये जो 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप कितना है? 45 लाख योजन का है। अब ये 45 लाख योजन कैसे हो सकता है? तो हिसाब एकदम सीधा सरल है। पहला है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का आकार हमने देखा 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। उसकी परिधि 1 लाख योजन की है। उसके आगे लवण समुद्र जो है वो 2 लाख का है। 2 लाख का लवण समुद्र है ना। तो अब लवण समुद्र 2 लाख का है, तो वो चारों ओर से घिरा हुआ 2 लाख है। अब हमें 45 लाख योजन अगर ऐसा सीधा लेना है, जैसे देखो ये 2.5 द्वीप का आकार है, द्वीप का आकार है। ये है जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। हाँ? हमें यहाँ से यहाँ तक 45 लाख योजन की ये पूरी लाइन देखते हैं। तो ये 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप हो गया। ये दूसरा 2 लाख योजन का ये नहीं, लवण समुद्र हो गया है। लवण समुद्र है। तो ये लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। तो 2 लाख योजन इस साइड में भी गिनना पड़ेगा, इस साइड में भी गिनना पड़ेगा, मतलब 4 लाख योजन ये गिनने हैं। तो 1 और ये 4, 5 हो गए, 5 लाख हो गए। फिर आगे है धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन का है। तो 4 लाख योजन इस साइड में भी और 4 लाख योजन इस साइड में भी, मतलब 8 लाख योजन इसको गिनना पड़ेगा। तो 8 लाख योजन, 8 और 5 13 हो गए। फिर कालोदरी समुद्र है। कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन का है। इधर 8 लाख और इधर 8 लाख, मतलब 16 लाख योजन का हो गया। 16 लाख गिनने पड़ेंगे। तो ये 13 और 16 कितने हो गए? 29 हो गए। फिर आगे है पुष्कर अर्ध द्वीप। ये मानुषोत्तर पर्वत है। ये जो लाल लाइन दिख रही है ना पूरी, ये मानुषोत्तर पर्वत है। इससे ये आधा पुष्कर द्वीप है यहाँ पर। तो ये जो आधा पुष्कर द्वीप है, तो आधा पुष्कर द्वीप पर यहाँ के 8 लाख है और यहाँ के भी 8 लाख है। तो 8 और 8 16 लाख योजन हो गए। तो 29 और 16 लाख कितने हो गए? 45 लाख। ये पूरा 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप कहलाता है। इसको 2.5 द्वीप कहते हैं। ये 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का कहा जाता है। और जैसा ये 2.5 द्वीप है, इसके सीधे ऊपर सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला का भी सिद्ध शिला की भी परिधि कितनी है? 45 लाख योजन की ही है। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। तो 45 लाख योजन की ही क्यों है?
क्योंकि मनुष्य लोक 45 लाख योजन का है। ये पूरा मनुष्य लोक कहलाता है। 3 द्वीप है, मतलब 2.5 द्वीप है और बीच में 2 समुद्र है। ये पूरा मनुष्य लोक कहलाता है। तो मनुष्य लोक की पूरी परिधि 45 लाख योजन की है। तो मनुष्य लोक से ही सिद्ध हो सकते हैं, बाकी अन्य किसी भी स्थान से सिद्ध में नहीं जाया जा सकता। तो सिद्ध जितना मनुष्य क्षेत्र है उतनी ही सिद्ध शिला हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सीधा और सिद्ध शिला का जो परिमाण है वो कैसा है, यहाँ से जिस स्थान से हम जो आत्मा जिस स्थान से सिद्ध होती है वो उसी के सीध में जाकर वहां पर स्थित हो जाती है, सिद्ध शिला पर स्थित हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन का है, तो सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है। इस प्रकार ये सारा हम लोगों ने देखा है कि मध्य लोक का ये सारा वातावरण है। अब इसके आगे के जो सूत्र है 14वां सूत्र हमने अर्थ देख लिया है। वो सूत्र है प्राग मानुषोत्तरान मनुष्याः। प्राग यानी पहले, मानुषोत्तर पर्वत जो है उसके पहले ही मनुष्य रहते हैं। प्राग मानुषोत्तरान मनुष्याः। मनुष्य जो है वो मनुष्य लोक में ही रहते हैं, मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही। उसका नाम ही मानुषोत्तर रखा है। मनुष्य से उत्तर, इसके आगे मनुष्य है ही नहीं। अंतिम स्थान, मनुष्य का जो अंतिम स्थान है उसको मानुषोत्तर पर्वत कहा जाता है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, आगे के जो 3-4 सूत्र हैं उन सूत्रों में मनुष्य के भेद बताए हैं। आर्य भेद कितने हैं, आर्य और म्लेच्छ ऐसे मनुष्य के भेद है। फिर आर्य किसे कहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कौन से है, म्लेच्छ कौन है, ये सारा वर्णन आगे के 3-4 सूत्रों में आने वाला है। इसके सिर्फ 18 सूत्र है। तीसरे अध्ययन के सिर्फ 18 सूत्र है। उसमें से 14 सूत्र हमने देख लिए हैं, 4 सूत्र बाकी है। कल अवसर आने पर हम उन 4 सूत्रों को देखेंगे और तीसरे अध्याय की समाप्ति हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज आप लोगों को काफी बातें ध्यान में आ गई होगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मध्यलोक कितना बड़ा है वो पूछा है, पर मध्यलोक बहुत बड़ा है। असंख्यात द्वीप समुद्र कहे हैं, कल ही हमने देखे थे कि उसमें द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए ऐसे असंख्यात है। उसका हिसाब नहीं हम कर सकते हैं, हम सिर्फ 2.5 द्वीप का ही हिसाब कर सकते हैं। 2.5 द्वीप की ही परिधि हमें ध्यान में आ सकती है। उसके आगे बहुत बड़ा विस्तार मध्यलोक का है। हाँ जी, शकुताई है क्या? हाँ है ना। मध्यानंदा में आवाज आ रही? हाँ, आपने जो वर्णन किया, मध्यानंदानी सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। हम भूगोल सीख रहे, वैसे स्कूल में भी भूगोल सभी को बहुत थोड़ा कठिन हो जाता था। इतिहास तो याद आ जाता है, लेकिन भूगोल समझना थोड़ा कठिन होता है। और आज तो आपने जैन भूगोल बताया है, तो जैन भूगोल वैसा बहुत आपने सुलभता से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोग पहली बार ही सुन रहे तो थोड़ा किसी किसी को कंफ्यूज भी हुआ होगा। तो जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, इसके विभाजन करने वाला कौन है? तो महाराज साहब ने बताया कि इसका विभाजन पर्वतों के द्वारा होता है, क्योंकि बीच में एक एक क्षेत्र आता है और क्षेत्र के साथ पर्वत आया है, तो पर्वत के कारण विभाजन होता है। अभी जैसे भरतवर्ष, हेमवतवर्ष, हरितवर्ष, महाविद्य, आवाज आ रही। अभी बड़े बड़े जो क्षेत्र है उसके बीच में पर्वत आते हैं और उसके कारण क्या हो जाता है, विभाजन होता है। उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले
पूर्व पश्चिम में फैले हुए हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। अभी हम इतना तो कुछ ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन 6 जो हेमवास ये जो हमने बोला अभी कि हेमवर्ष, हरित वर्ष, रम्य वर्ष, हैरण्यवत, ऐरावत, महाविद्य, ये 7 क्षेत्रों के नाम और ये 6 पर्वतों के नाम ध्यान में रखना है। हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। अभी भरत क्षेत्र के बीच में और हेमवंत क्षेत्र के बीच में हिमवान के कारण 2 विभाजन हुए। उसी प्रकार हरिवर्ष और महाविद्य क्षेत्र में विभाजित करने वाला निषद पर्वत है। अभी भरत क्षेत्र में विभाजन करने वाला हिमवान पर्वत है और महाविद्य क्षेत्रों को विभाजन करने वाला हरिवर्ष है और ऐरावत क्षेत्र को विभाजन करने वाला शिखरी पर्वत है। अभी ये सारे पर्वत है, सभी के 2-2 भाग करते हैं। और इसके आगे भी ये बताया कि जम्बूद्वीप अर्धचंद्र गोलाकार है और उसका भी विभाजन वैताड्य पर्वत के कारण हुआ और वहां पर 2 नदियां जाती है, गंगा और सिंधु नदी। और गंगा नदी के कारण 3 खंड हुए और सिंधु नदी के कारण 3, यानी 6 विभाग हुए। 6 विभागों को 6 खंड कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं कि चक्रवर्ती 6 खंडों पर राज्य करते हैं। जैसे वासुदेव 3 खंड पर राज्य करते हैं और चक्रवर्ती क्या करते हैं, 6 खंड पर राज्य करते हैं। जैसा जम्बूद्वीप का है वैसा ही, जैसे भरत क्षेत्र का है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र का होता है। वहां पर भी क्या होता है कि वो शिखरी पर्वत के कारण क्या हो जाता है, 2 भाग हो जाते हैं। वहां पर भी रक्ता और रक्तवती नदी होती है, उसके कारण 3-3 खंड होते हैं। ऐसे 6 खंडों पर चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव सारे क्या करते हैं, राज्य करते हैं। ये हुआ। अभी उसके आगे हम हमेशा बोलते 15 कर्मभूमि के क्षेत्र और 30 कर्म भूमि। अभी ये जो बताया है कि 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, उसके दुगुना 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख, अभी उससे दुगुना 4 लाख का धातकी खंड और 8 लाख का कालोदधी समुद्र। अभी उसके आगे पुष्करार्ध जो द्वीप है वो कितना है, 16 लाख का है। लेकिन उसके अंदर मानुष्योत्तर पर्वत आ गया, इसके लिए आधे भाग में मनुष्य बस्ती है और आधा भाग निर्मनुष्य। जो 2.5 द्वीप हम बोलते हैं वो सभी ने ध्यान में रखना। 1 लाख का जम्बूद्वीप, 4 लाख का धातकी खंड और 8 लाख का 8 लाख यानी 16 में से 8 ही हुआ तो पुष्करार्ध द्वीप, यानी 2.5 द्वीप में ही 15 कर्म भूमियां होती है। अभी इसके साथ जो छोटे छोटे क्षेत्र बताए, हरिद्वार, रम्यकवास वगैरह कल हमने देखा था, तो ये सारे क्या है, यहाँ पर जम्बूद्वीप में 1 है तो उससे दुगुना वहां पर है। तो वहां पर अभी यहाँ पर 1 है तो वहां पर सारे 2-2 है। जैसे 2 हिरण्यवास है, 2 रम्यकवास है, 2 उत्तर कुरु है, 2 देवकुरु है। सारी बातें कैसे डबल डबल है। तो ऐसे 6 क्षेत्र। तो अभी जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां, उसकी दुगुना वहां पर भरत क्षेत्र के उसमें अभी कितनी हो गई, डबल हो गया। तो धातकी खंड में 6 और पुष्करार्ध द्वीप में भी 6, 6 12 और यहाँ पर 3, ऐसे कुल मिलाकर 15 होती है। और उसी प्रकार अभी यहाँ पर जम्बूद्वीप में 3 अकर्म भूमि है, धातकी द्वीप में 6 अकर्म भूमि है, 12 है नहीं, जम्बूद्वीप में 6 है और धातकी खंड में 12 है और पुष्करार्ध द्वीप में 12 अकर्म भूमि। क्योंकि 6 जो क्षेत्र हमने देखे, हरिवास, रम्यकवास वगैरह, ये 6 है, वहां पर दुगुना यानी 12 है और पुष्करार्ध द्वीप में भी 12 है। ऐसे कुल मिलाकर 30 अकर्म भूमि होते हैं। आज का जो विषय है, हमें ध्यान में इतना ही रखना है कि जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, इसका विभाजन, बड़े बड़े क्षेत्रों का विभाजन पर्वतों के द्वारा हुआ है। उन पर्वतों के 6 नाम आपको ध्यान में रखना है, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत।
और 6 पर्वत के कारण कैसे विभाजन होता है और उस प्रकार के क्या होती है कर्म भूमियां होती हैं। अभी 20 तीर्थंकर का जो बताया कि महाविद्य क्षेत्र के 32 विजय बताए और 8वें और 9वें और 24वें और 25वें, इन 4 विजय में ही एक एक तीर्थंकर होते हैं जम्बूद्वीप के। अभी उसके दुगुना धातकी खंड में होगा, तो यहाँ पर 4 है तो वहां पर कितने हो गए, 8 हो गए, 8 और 4 12। और पुष्करार्धर द्वीप क्योंकि उसके 2 भाग हुए, आधा भाग है मनुष्य का, इसलिए वहां पर भी उस महाविद्य क्षेत्र में, क्योंकि सब जगह का क्या 2-2 महाविद्य क्षेत्र है, यहाँ पर 1 है तो वहां पर 2 है। अभी पुष्करार्ध द्वीप अगर मनुष्योत्तर पर्वत नहीं आता तो वहां पर डबल हो जाते थे, लेकिन आधा ही हुआ, इसलिए यहाँ पर जितने हुए 4, वहां पर 8 और वहां पर 8, ऐसे कुल मिलाकर 20 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 170। तो अजितनाथ तीर्थंकर, अजितनाथ भगवान तीर्थंकर के समय में इतनी पुनवानी जागी कि हर एक क्षेत्र में क्या होता, महाविद्य क्षेत्र के जो 32 है, ऐसे 5 महाविद्य क्षेत्र के 160 विभाग होते हैं। क्षेत्र यानी क्या है, उसके 160 भाग ये होते हैं, वहां पर 160 तीर्थंकर, 5 भरत क्षेत्र के 5 और 5 ऐरावत क्षेत्र के 5, ऐसे कुल मिलाकर 160 अधिक 10, ऐसे कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर होते हैं। ये सारी जानकारी आज हमने क्या की है, प्राप्त की है। और इसकी विशेषता कि जो हम हमेशा बोलते हैं सिमंदर स्वामी आपकी आज्ञा, सिमंदर स्वामी एक तो पहले तीर्थंकर है, दूसरी बात सिमंदर स्वामी का पूर्व जन्म भरत क्षेत्र में हुआ है, यानी भरत क्षेत्र से वो क्या है, निकट है। तो ऐसे ये है जो हमारे सिमंदर स्वामी है, उनकी हम क्या करते हैं, हमेशा मुंह में यही आता सिमंदर स्वामी आपकी आज्ञा से। तो इसका कारण है कि वो सबसे ज्यादा हमारे निकट है, निकट होने के कारण उनके ही नाम का हम क्या करते हैं, वर्ण ये करते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि 100 तीर्थंकर जो हुए हैं, 170 तीर्थंकर, वो बात ध्यान में रखना है। कभी कभार होता है तो भगवान अजितनाथ के समय हुए थे, यह आज थोड़ी विशेष जानकारी हुई। अभी सभी को कर्म भूमि, अकर्म भूमि और महाविद्य क्षेत्र की जानकारी, और हर एक सिर्फ जम्बू द्वीप में ही 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है, और धातकी खंड में 84,000 का है, और अर्ध पुष्करार्ध द्वीप भी 84,000 का है। अभी यहाँ पर 1 है तो वहां पर 2 है, 2 से 4 होने चाहिए थे, लेकिन आधा भाग हो गया, इसलिए वहां पर भी 2 है। तो ऐसी सारी रचना इस भूगोल की है हमने। और पूरा जो अढ़ई द्वीप का बताया, तो पूरा अढ़ई द्वीप 45 लाख योजन का है, और उसके अनुसार ही 45 लाख की सिद्ध शिला होती है। एक कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे, पूरा भूगोल शायद ध्यान में आया या नहीं आया, लेकिन ये पूरी बातें हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और हमारे सब ने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं तो किसी को थोड़ा ये भी कठिन भी लगा होगा, लेकिन बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, 3 क्षेत्र, और उसके विभाजन करने वाले पर्वत, उन पर्वतों में से जो नदियां निकलती है उसके 2 भाग होते हैं, वहां पर 3-3 खंड, ऐसे 6 खंड होते हैं, और 6 खंड पर चक्रवर्ती का राज्य चलता है, 3 खंड पर वासुदेव का। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान में रखेंगे, और भी सीखने का प्रयास करेंगे, और भी कल कुछ डिटेल में बताएंगे, तो सारी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे और सीखने का। एक बार सुना है और 1-2 बार सुनेंगे तो सारी बातें आपके ध्यान में आएंगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे मंजू जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी 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 आ रही। हाँ, मथेन वंदना हमारा साहब, मंजू बात कर रही हूँ मैं। हमारे वीडियो ऑन करना मंजू जी, हमारे स्टूडेंट है। मथेन और वंदना बीए 3rd ईयर में फर्स्ट आए हुए स्टूडेंट है।
मथेन वंदाई मारा साहब, हाँ मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि जैसे अपन पूरे लोक की रचना देख के, लोक के बीचों बीच त्रसनाल है और त्रसनाल के बीच, त्रसनाल में ही ये पूरी रचना है पूरी ना, जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र जो भी है वो त्रसनाल के अंदर ही है ना। हाँ जी। हाँ, मथेनदा में जिसे त्रसनाल की अपन बोलते हैं कि लंबाई तो 14 रज्जुलोक तक है और जिसकी हाँ। चौड़ाई है 1 लाख योजन की। 1 लाख योजन की नहीं, एक राज्य की है। एक रज्जु की है क्या? ओके ओके। तो उस हिसाब से वो 45 लाख योजन का खाली डाई द्वीप है। तो पूरे हाँ मतलब असंख्यात द्वीप समुद्र है, वो हाँ, कितने योजन के होंगे फिर? बहुत सारे, बहुत विस्तार है उसका, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। और पूरा हम्म। एक रज्जु योजन, एक रज्जु, एक मतलब जितने असंख्यात द्वीप समुद्र है वो पूरे एक रज्जु में ही समावेश होता है हाँ, उनका। एक राज्य में समावेश हो जाते हैं। ओके एक ओके, रज्जु मतलब बहुत छोटी बात नहीं ना, बहुत लंबा चौड़ा है एक रज्जु का भी एक हिसाब। रज्जु मतलब कितने लाख योजन का एक रज्जु होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उसका प्रमाण नहीं है, उसकी सिर्फ कल्पना की जाती है। वो कुछ ओके कितने ओके। भार वाला वजन का ऊपर से फेंकते थे तो 6 महीने तक जितने हाँ हाँ, स्थान, वो धीरे धीरे जब जमीन पर आता है, हाँ 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 हाँ। वो सारा एक रज्जु, तो कितना लंबा चौड़ा वो हिसाब है। ओके, तो तो वो इतना, एक हाँ, एक उससे हम एक कल्पना नहीं कर सकते, सिर्फ हम सिर्फ ध्यान में ले लेना कि ऐसा ऐसा है। इसका हिसाब हम्म। हम नहीं लगा पाते हैं। हाँ, तो मतलब हमारे साहब अभी जैसे आपने बताया कि ये हर एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर 4 तीर्थंकर रहते हैं अभी वर्तमान में, वो विहरमान जी 4। तो हाँ, अलग अलग क्षेत्र, एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर से मिलन कभी नहीं होता है? नहीं, कभी नहीं होता है। नहीं होता। जो महापुरुष होते हैं ना, जो विशेष 63 शलाका पुरुष जो कहते हैं, तो वो हम्म। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को नहीं मिलते, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को नहीं मिलते, एक वासुदेव दूसरे वासुदेव को नहीं मिलते, एक प्रति नहीं, पर वासुदेव। ये जब जब अछेरा हुआ तब तो हम्म। वासुदेव प्रति वासुदेव की शंख ध्वनि से मिलन हुआ था, वो शंख आश्चर्य ध्वनि में से आएगा। वो तो आश्चर्य हुआ था, एक बार सिर्फ शंख ध्वनि से मिलन हुआ था, वो आश्चर्य कहा गया। पर ऐसे हम्म। नहीं है, हाँ वासुदेव एक मतलब वासुदेव दूसरे मतलब वासुदेव को नहीं मिलते। हम लोगों ने भूगोल सीखे मैम, बहुत सुंदर लगा हमारा सब। और अभी बहुत क्लियरली मतलब अभी मैम जैसे बताया, शकुंतला मासी जी बता रहे थे कि अभी नाम नहीं है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि हम लोगों ने ये थोड़ा भूगोल जाना, तो बहुत ही अच्छा लग हाँ, रहा है और वेरी वो नाइस क्लास। उसमें आ गया, तत्वार्थ में इतना डिटेल में दिया हुआ है, तो फिर उतना समझाना भी बराबर है ना। और वो अब हमें भी ध्यान में आना चाहिए कि हमारा भूगोल क्या है। हम लोग ने हाँ तो हाँ सिर्फ ये जो वर्तमान में जो भूगोल पढ़ाया जाता है स्कूल में वही पढ़ते हैं, दूसरा हाँ हाँ हाँ, हमारा सब वही पढ़ा था। और ये कल मैं परसों जो क्लास में पता नहीं गुरुवार को होगी शायद, तो ये जो ऊपर की जो मेरू पर्वत के ऊपर की चूलिका है वो 40 योजन की है या 4000 योजन की है? 40 40 40 40 हाँ हाँ, योजन। 40 उस योजन दिन की। मेरे को ये ध्यान में आया था, पर मैं बोलना नहीं, मैं बोली मैं शीतल देख जी के ने confirm प्रश्न करके। पूछा था उसके बारे में, शीतल ने शीतल प्रश्न जी ने पूछ लिया प्रश्न था, भी। हाँ हाँ, 40 40, योजन की। हाँ, हाँ हाँ 40 हाँ, 40। योजन। ओके मैंने ओके बोलते ओके। समय 4000 बोल दिया था, तो हाँ हाँ हाँ, 40। वो मेरे को मतलब थोड़ा डाउट हुआ था, पर मैं बोली मैं कंफर्म होके बाद में पूछूंगी करके। ओके, हाँ मथेन हमारे साहब, सुखसता हाँ हमारे जी, साहब, दर्शन दया की पालन। भावना है, आने का हाँ, प्रयास करेंगे। कहाँ ओके रहती हो मथेन, आप? मैसूर मथेन हमारे साहब, कहाँ रहती हो? मैसूर मैसूर। मैसूर। मैसूर, अच्छा। हाँ हाँ हमारे हाँ क्लास का फर्स्ट नंबर लाया है हमारे साथ, हाँ क्या? अरे हाँ बीए डिग्री। हाँ हमारे हाँ। साहब। कृपा हमारे साहब, आप लोगों की आशीर्वाद आपका, और बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मैं बोलना चाहूंगी कि जिसको भी अगर ज्वाइन करनी है क्लास, खंड मतलब कंफर्म ज्वाइन करिएगा, बहुत ही अच्छी मतलब वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये बहुत ही अच्छी पहल है। और ऑनलाइन क्लास जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तो बहुत दूर हूँ, तो भी मैंने अटेंड किए और मैं मेरा अनुभव बताती हूँ कि बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है। मथे नंदाई वर्षा। हाँ जी, दया। धन्यवाद मंजू जी। एक्चुअली उनका अभी बीए हो गया है, एमए के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उनका किसी का परिचय नहीं था, बन गया है पूरा। आगे आवाज लेते हैं, टूट अभी आवाज अंतिम टूट प्रश्न रही है। लेंगे, फिर हाँ जी। अंतिम लास्ट प्रश्न लेंगे, बाकी के कर लेंगे। हाँ जी। आशा जी बोलिए। हाँ मथेण उंदा में मार साहब।
हाँ जी। एक्चुअली में वो जो मेरू पर्वत है जम्बू द्वीप का, उसका नाम क्या है? सुदर्शन मेरू पर्वत। सुदर्शन, अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ पता था तो भी भूल गए। मार साहब हाँ मेरे पास किताब है, हमने एग्जाम दी थी, लेकिन आपने इतना बढ़िया सिखाया है कि उसमें कुछ है भी नहीं उतना, जो ऐसा किताब कुछ में नहीं नहीं। है वो भी आपने बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाया है। बहुत आपको अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुख हाँ, आप साता। ज्वाइन कर रहे बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ मार साहब मैं करती हूँ ना रोज, मेरे पास हाँ, किताब भी, हमने करती हो। एग्जाम दिया है हाँ, वो। काफी दिनों के बाद देखा ना, काफी दिनों हाँ बाद देखा है आपको। वीडियो हाँ ऑन जी। नहीं कर रही हूँ ना इसलिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, सुख साता है हाँ जी, अच्छा। मत्स्य नंदन। अभी समय बहुत हो गया इस आशा जी, आगे पुष्पा जी, शकुन जी, छाया जी और शिल्पा जी वगैरह है, उनको हम कल लेंगे। अभी पचकान और मंगल को। हाँ जी। ओम शांती शांती शांती. उगवेश्वर नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाही व तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. हाँ जी, कल का ब्यासना अगर किसका है तो ओम शांति शांति शांति. उगवेश्वर ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाही व तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना अगर किसी का है तो ओम शांति शांति शांति. उगवेश्वर एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाही व तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का आयम्बिल अगर है किसी का तो ओम शांति शांति शांति. उगवेश्वर आयम्बिलरा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान 5 विगेरा पचखान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाही व तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित धम्म. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. हाँ जी. अर्चना जी. अभी हम वैसे ही वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार. वैसे ही परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं शकुंतला जी नाम, इनका भी मैं खूब खूब आभारी हूँ. वैसे हम कल बराबर मिलेंगे 8:30 बजे. तब तक सभी के लिए जय जय.